सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बहुत ही महत्वपूर्ण अतलग उत्तरी क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे। आपको पता है कि आपका फर्स्ट पेपर 50 नंबर का है और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो लगभग आपने 57 क्वेश्चन पार्ट 1 में पढ़ लिए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 58 से आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ जो पहली वीडियोस मैंने बनाई हैं वो विकल्पी क्वेश्चंस की, वो भी आपको अच्छी लग रही होंगी और अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस की भी। आपको सभी विषयों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। क्वेश्चन नंबर 58 है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही क्या है? मूल्यांकन है। यानी कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितना अधिगम किया या कितना वह सीख पाया। इसके अलावा टीचर ने किस तरीके से सिखाया कि बच्चे ने कितनी ग्रोथ की, ये सभी बातें मूल्यांकन में आती हैं। सिर्फ जब मूल्यांकन होता है बच्चे का, तो सिर्फ बच्चे का ही नहीं होता है, आप सभी को पता है कि टीचर का भी एक तरीके से मूल्यांकन होता है कि किस तरीके से किन मेथड्स का प्रयोग किया टीचर ने कि बच्चे ने अच्छे मार्क्स पाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, परिकल्पना क्या है? समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या है? परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। इसके अलावा आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, किसी भी समस्या के जो प्रस्तावित उत्तर होते हैं, यानी कि जो समस्या है हमारे सामने उसके जो ढेर सारे उत्तर हम सोचते हैं, उसे हम कहते हैं प्रस्तावित उत्तर। यानी कि उसमें से किसी भी उत्तर पर हम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो यही क्या होती है? समस्या का प्रस्तावित उत्तर। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से हम जानते हैं? तो परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना तथा उपकल्पना के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखिएगा आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व तथा रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है? दोस्तों, तो क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान, दूसरा होता है समस्या को परिभाषित करना। इस तरीके से इसके टोटल 6 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? तो वेस्ले के अनुसार मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन को मध्यमान, अंक, मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि अंकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक होता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना कहलाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है, वह कहलाता है या वह विश्वसनीय कहलाता है, या विश्वसनीयता पूर्वक वह सभी, चाहे कितने भी परीक्षण किए जाए, सभी का आंसर क्या देता है? सेम देता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? 2016 में पूछा गया, 17 में पूछा गया। तो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, 3 तरीके से जो मूल्यांकन का पहला प्रकार होता है। परिणामात्मक में देखिए आप, लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है और प्रायोगिक परीक्षा होती है। और गुणात्मक मूल्यांकन में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है, अवलोकन होता है, घटनावृत्त, जांच सूची और स्तर माप, ये सभी चीजें आती हैं गुणात्मक मूल्यांकन में। तो याद रखिएगा आप लोग, मूल्यांकन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, परिणामात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। और इसके अंतर्गत भी देखिए, परिणामात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है और प्रायोगिक परीक्षा होती है। और गुणात्मक के अंतर्गत साक्षात्कार, अवलोकन और घटनावृत्त, इसके अलावा जांच सूची और स्तर माप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, फॉर्मेटिव या रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? दोस्तों, तो देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में जहां भी आया है, मैंने आपको यही आंसर बताया है कि रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन किसे कहते हैं, जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। यही आंसर आपको सही भी लगाना था और मैंने सही करके आप लोगों को बताए हैं सारे के सारे आंसर। आप में से जिन भी प्रशिक्षुओं ने बहुविकल्पी क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं,
वो लोग प्लीज बहुविकल्पी क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लें। अब इसके बाद प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार यहाँ पर परिभाषा दी गई है। रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है, अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है? मूलभूत शोध का दूसरा नाम मौलिक शोध है। क्वेश्चन नंबर 69 है, शून्य परिकल्पना क्या है? तो शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना होती है, इसे हम शून्य परिकल्पना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, नकारात्मक परिकल्पना क्या है? उदाहरण दीजिए। नकारात्मक परिकल्पना में परिकल्पना का कथन होता है जैसे एमडीएस से बच्चों के नामांकन में कमी। दोस्तों यहाँ पर एमडीएस नहीं बल्कि क्या होगा? एमडीएम होगा, मिड डे मील, एमडीएम। तो यहाँ पर देखिए एमडीएम। नकारात्मक परिकल्पना क्या होती है? नकारात्मक परिकल्पना इस तरीके से आप कथन दे सकते हैं जैसे कि एमडीएम से बच्चों के नामांकन में कमी होना। आपको ये बात पता है, आप कोई भी चीज आगे सोच सकते हो कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। इसी प्रकार से आपको पता है अगर स्कूल में एमडीएम बन रहा है तो हम पहले क्या ढूंढेंगे? पहले इसका सकारात्मक कल्पना करेंगे ना, हम इसके बारे में क्या सोचेंगे? अगर स्कूल में एमडीएम बनेगा, खाना बनेगा, अच्छा सा खाना बनेगा तो बच्चे स्कूल में आएंगे, बच्चों के नामांकन में वृद्धि होगी, बच्चों की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो नकारात्मक परिकल्पना होगी वह क्या सोचेगा कि अगर एमडीएम आएगा या एमडीएम बनेगा स्कूल में तो बच्चों की संख्या कम होगी। तो ये क्या हो गया? नकारात्मक परिकल्पना हो गया। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों देखिए, दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्यापक मूल्यांकन क्या है या व्यापक मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। 2016 में और 19 में पूछा गया है। व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। इसके अलावा व्यापक मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? दोस्तों मूल्यांकन के मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आप यही याद रखिएगा क्योंकि मेनली आपको यही आंसर लिखना है एग्जाम में। मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यही तीनों आपको लिखने हैं, सिर्फ आप यही 3 याद रखिएगा, मेनली यही एग्जाम में पूछता भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। दोस्तों उत्तम परीक्षण की 4 विशेषताओं में आप देखिए उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, सुगमता, समय एवं कीमत। क्वेश्चन नंबर 75 है, मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो मूल्यांकन में आप सभी लोगों को पता ही है, आप सभी लोग भी एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस को करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 76 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष होते हैं? दोस्तों देखिए, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, ये सब क्या है? प्रश्नों के पक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, शोध कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए। शोध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्रियात्मक शोध क्या है? दोस्तों अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्या होता है? क्रियात्मक शोध होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? दोस्तों क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं, आप स्पष्ट रूप से ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? दोस्तों देखिए, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तरों में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यही 6 स्तर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 81 है, मापन कैसा होता है? मापन क्या होता है? मात्रात्मक होता है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए अथवा क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण लिखिए। दोस्तों देखिए, क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जाता है, प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण इस प्रकार हैं, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, विशेष। आप देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। दोस्तों क्रियात्मक
शोध के 4 क्षेत्रों में शिक्षण अधिगम संबंधी कोई भी समस्या आती है तो इसके लिए हम करते हैं क्रियात्मक शोध। मूल्यांकन में कोई समस्या आती है या विद्यालय संबंधी समस्याएं होती हैं या पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्याएं होती हैं, इन सभी का हल हम कैसे ढूंढते हैं? क्रियात्मक शोध के माध्यम से। और ये प्रमुख 4 क्षेत्र हो गए क्रियात्मक शोध के। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों का नाम लिखिए। दोस्तों तो देखिए, सबसे पहले नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट की तैयारी, प्रश्न बनाना, प्रश्न पत्र का संपादन करना। याद रखिएगा, सैंपल या नमूना एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? प्रश्न पत्र निर्माण से, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्यापक मूल्यांकन का महत्व बताइए। दोस्तों तो जो व्यापक मूल्यांकन होता है इसमें व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है और बहुत बार मैं आपको ये बता भी चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 86 है, मापन के प्रकार बताइए। देखिए, मानसिक मापन और भौतिक मापन। क्वेश्चन नंबर 87 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 88 है, मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। दोस्तों तो मूल्यांकन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है अधिगम स्तर की जांच करना कि बच्चे ने कितना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? छात्रों की रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से है? तो प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध विज्ञान, भूगोल, कृषि विषयों से है, क्योंकि विज्ञान, भूगोल, कृषि क्या है, ये सब प्रायोगिक विषय भी हैं। इसमें प्रयोग होता है, आपको पता है प्रैक्टिकल होते हैं और थियरी भी होती है लेकिन प्रैक्टिकल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, नवाचार की आवश्यकता या महत्व बताइए। देखिए दोस्तों, नवाचार द्वारा शिक्षा में नई विषय वस्तु का समावेश होता है और नवाचार द्वारा शिक्षण अति प्रभावी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन के कोई 2 लाभ बताइए। दोस्तों देखिए, फॉर्मेटिव मूल्यांकन के प्रमुख 2 लाभ इस प्रकार है। इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। इसके द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रयोग करता है। तो याद रखिएगा, चाहे फॉर्मेटिव मूल्यांकन पूछे चाहे रचनात्मक मूल्यांकन पूछे, इसके माध्यम से छात्र के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन हम करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 93 है, आंकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? या समेटिव मूल्यांकन या आंकलित मूल्यांकन किसे कहते हैं? आंकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आंकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार आंकलित मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, आंकलित मूल्यांकन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन से होने वाले 2 लाभ बताइए। तो आंकलित मूल्यांकन में दोस्तों क्या लाभ होता है? देखिए, इससे छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा आंकलित मूल्यांकन द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा किसका मूल आधार है? आप सभी को याद हो गया होगा, क्रियात्मक शोध का। क्वेश्चन नंबर 96 है, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? अभी मैंने आपको बताया कि ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 97 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर यह किसका कथन है? यह रॉस का कथन है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 है, वार्षिक मूल्यांकन क्या है? तो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन ही वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से है? तो देखिए, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, क्रियात्मक शोध की 2 आवश्यकता या महत्व बताइए, अथवा शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? विद्यालय के परंपरागत शैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु बहुत आवश्यक है क्रियात्मक शोध। इसके अलावा शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 102 है, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। दोस्तों, उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है।
उपचारात्मक परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण, इसके अलावा निदानात्मक शिक्षण, दोनों के विषय में मैंने बहुत बार आपको बताया है, आपको याद हो चुका होगा। जब भी हम बच्चे की किसी कमी का पता लगाते हैं, वह किस विषय में कमजोर है, जब हमने पता लगा लिया तो वो हो गया निदानात्मक शिक्षण या निदानात्मक परीक्षण, और जब हम उसकी त्रुटि को, उसकी कमियों को दूर करते हैं तो ये हो गया उपचारात्मक परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 103 है, परीक्षण किसे कहते हैं अथवा परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो वह प्रक्रिया जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, तो यह क्या कहलाता है? परीक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, परीक्षण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो परीक्षण होता है 2 प्रकार का, निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 105 है, मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख करिए। दोस्तों 2 प्रमुख पक्ष हैं, ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 106 है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, वैधता क्या है? वैधता का अर्थ है वह कार्यकुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। जिसके लिए वह बनाया गया है वह उसी का मापन करता है। जैसे कि आपको पता है कि जो 1 लीटर का बर्तन होता है दूध मापने के लिए, वो केवल और केवल क्या कर सकता है? दूध माप सकता है। इसके अलावा वह पानी माप सकता है, पेट्रोल डीजल ये माप सकता है, लेकिन वो किलो का काम तो नहीं कर सकता ना। जो 1 लीटर का बर्तन है उसमें आप कोई भी लिक्विड माप सकते हो, लेकिन आप 1 किलो आलू उसमें नहीं तौल सकते हो, 1 किलो प्याज नहीं तौल सकते हो, क्योंकि वह बनाया किस लिए गया है? वो उपकरण केवल और केवल लिक्विड को मापने के लिए बनाया गया है, लीटर का पैमाना। तो वह क्या कर रहा है? लिक्विड को अच्छे से माप रहा है, जिस कार्य के लिए बनाया गया उस कार्य को अच्छे से कर रहा है। लेकिन अगर आप दूसरा कार्य दोगे तो वो कैसे करेगा? जिस चीज को मापने के लिए वह बनाया गया है, अगर उस काम को वह अच्छे से कर रहा है तो वह क्या होगा? वैध होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वैधता की परिभाषा यही है कि जिस कार्य कुशलता के लिए, जिसके लिए वह परीक्षण बनाया गया, अगर वह उसका मापन सही से करता है तो वह वैध होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 108 है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है? अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों हेतु उसे तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न करने का जो प्रमुख उद्देश्य बालक के ज्ञान का पता लगाना होता है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं है, यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 112 है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित करिए अथवा क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी भी समस्या के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किया जाने वाला शोध ही क्रियात्मक शोध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है दोस्तों? तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे खत्म कर दिया मैंने आप लोग को पढ़ा करके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इसको शेयर करना मत भूलिएगा। कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और सभी वीडियोस को देखते रहिएगा। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल गई है।